विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? हम लोग जानते हैं कि यह अपना पृथ्वी है, यह स्थल मंडल है। इसके ऊपर क्या मिलेगा? क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर इस तरह से सीधा समताप मंडल, और यहीं पर क्या है? एक परत है, उसका नाम क्या है? ओजोन परत, जो 1535 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा यह है, तो यहाँ से इसकी दूरी कम हो गई, तो यह 15 किलोमीटर, और जो ध्रुव है यहाँ से इसका दूरी देखिए अधिक हो गया, तो यह 35 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल किस प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो पृथ्वी के निकट जो वायुमंडल है इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाई जाती है, और वायुमंडल की जो प्रमुख गैसें हैं तो नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, फिर इसके बाद ऑर्गन का नंबर आता है जो 0.3% है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04%, और फिर उसके बाद में अन्य गैसें हैं। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? यह पौधा रोपण से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो यह सबसे ऊपर का कंज्यूमर है। मतलब खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। मतलब यह डायरेक्ट शाकाहारी भी है, पूरे साग पात घास फूस को भी खा जाता है, इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, और यह मांसाहारी भी है, यानी जो साग खाया घास फूस और उसको खाया, उस खाने वाले जीव को भी मांस खा लेता है। अतः मांस मनुष्य क्या है? तो यह द्वितीय श्रेणी का भी उपभोक्ता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम लोग इकोटोन। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? आतंकवादी क्रिमिनल कौन है? वह यूकलिप्टस। क्यों? क्योंकि यूकलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये है तो है मरीन इकोसिस्टम, यानी ओशियनिक इकोसिस्टम कहिए, यानी कि महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी मानी जाती है? तो वह है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? सर्वहारी को। क्यों? क्योंकि यह दोनों तरह का भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकता है, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? उनका नाम याद कीजिए, अर्नेस्ट हैकल को। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? ए.जी. टॉन्सले ने। और पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन, यानी जो उत्तराखंड में हुआ था। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोलॉजिकल स्टेबल इकोनॉमिक, यह किसका आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन। फिर पारिस्थितिकी अस्थायी यानी इकोलॉजी स्टेबल इकोनॉमी, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन आरंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। अवरोधक मतलब क्या हुआ, यह द्वीप है। इसके बाहर इस तरह से ये लगेगा जैसे कि यह उसको घेर लिए हुए, इसी को क्या कहते हैं, अवरोधक, यानी बैरियर खड़ा करता है, जिससे जहाज को आने जाने में कठिनाई होती है। ऐसे तो बहुत जगह नहीं जा पाते हैं। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह पूरी दुनिया में जीवों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा निर्माण कार्य है। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? क्या नाम है? टॉप स्लिप। तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपनी प्राकृतिक आवास में न दिखाई दे? कितने वर्ष? तो 50 वर्षों तक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। और भारत का प्रथम तितली उद्यान, तो यह बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो वो एक सींग वाले गेंडे के लिए। गौरम पानी अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाघ परियोजना भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। दची ग्राम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। दंपा टाइगर रिजर्व यह कहाँ है? मिजोरम में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। हरिके आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर व्हाइट टाइगर मिलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 50। भारत में वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? अभी कितना है? अब तो नया वाला होगा तो 38 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? तो 37 है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है? तो 103। और भारत में हाथी रिजर्व की संख्या तो 32 से ज़्यादा है। वर्तमान में रामसर वेटलैंड की संख्या तो 36 था, लेकिन 10 बढ़ गया है तो यह 36 होगा। 26 + 10 36। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है? चिनार, तो यह केरल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का पहला सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 की बात है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और किसने किया? इनका नाम है वाल्टर जी रोसे ने। और कब किया? तो 1986 की बात है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में है। रेड डाटा बुक क्या है? तो यह विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची पर है। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है? तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा निकाली जाती है। इसका मुख्यालय बताइए? तो यह न्यूयॉर्क में है। नहीं सॉरी, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। किसका? तो IUCN। और यही क्या निकालेगा? तो रेड डाटा बुक भी यही इशू करता है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1966 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो पिंक कलर, याद कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो 2011 से 2020 का समय है। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के कंजर्वेशन एंड उसका मैनेजमेंट यानी संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 मार्च।
विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। इसमें कॉमन क्या है, सब में आपको 2 मिलेगा। विश्व आर्द्र दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कंजर्वेशन दिवस तो यह 26 नवंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व वन प्राणी दिवस यह 6 अक्टूबर। विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है, तो 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह पोर्ट ब्लेयर में है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और इस बार 29 जुलाई को क्या हुआ था, टाइगर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। उसका भी संबंधित जो करेंट अफेयर्स का हमने दूसरा वीडियो बनाया था 2020 का रिवीजन, उसमें आपको इस टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस से संबंधित यानी जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था भारत के द्वारा, उसका उसमें ब्यौरा है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एजी टंसले। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एडवर्ड सुएसन ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में 1921 से, जगह दिया 1936 से और अब होगा 1921। चलिए दोनों याद कीजिए, लेकिन डेट कहीं कोई न पूछेगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैब क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह यहाँ देखिए, यह कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना, और इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। और इस प्रोग्राम के तहत भारत का पहला क्षेत्र क्या था, तो था शामिल, क्या नाम उसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो उसका नाम है बुलर झील। और यह नॉर्थ ईस्ट की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में है, नाम है उसका लोकटक झील। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। और यह प्रसिद्ध क्यों है, तो यह अपने भूमि के लिए तैरते हुए द्वीप के लिए, इसमें जो द्वीप है छोटे छोटे वे तैरते रहते हैं, और उस पर बार्किंग डियर या डांसिंग डियर है वह रहता, उसका निवास है इसलिए। और केबुल लामझाओ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह इसी लोकटक झील में है। और यहीं पर हाल ही में एक फ्लोटिंग स्कूल भी बना है। इन सब के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई, तो 1992 की बात है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, तो यह पश्चिम बंगाल व असम में। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है, तो नाम है श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालनपुर कूनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। क्या नाम है, भारतीय सारंग।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 1 नंबर में आता है मध्य प्रदेश, और इसी के साथ मिलता जुलता कौन? तो अंडमान। दोनों जगह 9-9 है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान का सांभर लेक। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? उस समय 116 था। इस बार वाला जो करेंट है उसको क्या कीजिएगा? अपडेट कर लीजिए। आगे बढ़िए। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, ह्यूमिडिटी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो जैवमंडल। ऐसा क्यों? देखिए, यह पृथ्वी है। पृथ्वी पर क्या है? यह जलमंडल है, यह स्थलमंडल है, यह दोनों का मिलन स्थल। पृथ्वी को ऊपर से क्या घेरे हुए है? तो यह वायुमंडल है। जो तीनों का जो इलाका है उसमें क्या मिलेगा? तो तीनों के इलाके में जैव में पाए जाएंगे। इसीलिए जैवमंडल क्या है? तो यह जल में भी है, यह स्थल में भी है, यह वायु में भी है, यानी सबसे बड़ा इलाका जैवमंडल का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2010 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह क्या काम करता है? तो यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर पर्यावरण के हितों की रक्षा के लिए फैसला सुनाता है। और इसका अध्यक्ष कौन है अभी? तो कोई गोयल हैं। कमेंट कीजिएगा। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। यही पूरा पर्यावरण का डिफिनीशन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाएगा? तो वह पर्यावरण कहलाएगा। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसके? तो 1986 का यह परिभाषा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। इसमें परिभाषा क्या दी है पर्यावरण का? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यानी कि पर्यावरण में क्या होगा? पृथ्वी पर समस्त उस जीव के आसपास जैविक और अजैविक, जैविक यानी जीव जंतु पशु पक्षी या पेड़ पौधे, अजैविक यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव, जैसे कि एक सूर्य होगा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैसे मृदा, पानी, हवा, इन सब का आपस में जो क्रिया है वही पर्यावरण है। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो भाई पर्यावरण से संबंध किसका होगा? पर्यावरण का। गरीबी कम करना, तो यह तो इकोनॉमी का चैप्टर है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृति घटकों और अजैव घटकों के मिलन स्वरूप। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो क्या है? तो वह प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आज भी अपनी इच्छाओं को बिना कम किए हुए इस्तेमाल कीजिए और भविष्य के लिए भी उसको सही सलामत छोड़कर चले जाइए, वही धारणीय विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, या इसको क्या कहेंगे? रियो प्लस 10, क्योंकि रियो 1992 में हुआ था। रियो प्लस 10 जो सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य मुद्दा क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी का निर्धारण किया है। तो वे कुल कितने? 17 हैं। कितने हैं? तो 17। उसको भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया जाएगा।
सतत विकास जल लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ है? तो नागपुर में। नागपुर में नीरी कार्य करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध यानी इसका कमी और नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। गरीबी घटाइएगा तब ना वह पर्यावरण पर ध्यान देगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरो, ब्राजील के एक शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 1992 के रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया, इन कार्यक्रमों का नाम क्या था? उसका नाम था एजेंडा 21, मतलब 21वीं शताब्दी का एजेंडा। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, यानी आपका भविष्य क्या मांग कर रहा है, क्या चाहता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहेंगे? वायुमंडल। वायु क्या है? एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। नोबल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, यह रेडॉन, यह भूकंप के समय ही पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक परसेंट किसका है? तो नाइट्रोजन गैस का है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो गैस जिसकी कमी होगी ऑक्सीजन की, तो वह कार्य जो पौधों का नहीं है वायु का प्रदूषण करना, क्योंकि पौधे तो वायु प्रदूषण को साफ करते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? तो प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है। तो ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 1972 में। यूएनईपी का प्रमुख वर्तमान में कौन है? नाम उनका है एरिक सोलहेम। इसको भी अपडेट कीजिएगा। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को। ईए से आसे है। ईए अर्थात क्या होगा? तो यह है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में क्या दिया जा रहा है? तो इको मार्क प्रमाण पत्र। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, उसका नाम क्या है? इको मार्क। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ बताइए। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण है, यानी कि धारणीय विकास मतलब क्या है? किसी भी हालत में गुणवत्ता में अंतर नहीं आना चाहिए। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया, 2014-15 से चल रहा है। भारत में हरित गृह यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग आरंभ करने वाला प्रथम राज्य जो अमीर होगा यानी पंजाब। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, यानी सब कुछ के लिए यह खराब ही है। राष्ट्रीय हरित न्यायालय अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है वो क्या है? यहाँ देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना गया है, यानी किसी को कहा गया है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर यह काम करता है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को हरित विकास यानी ग्रेट ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला रियो20 यानी रियो+20 सम्मेलन क्या था? तो धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन कार्यों प्लस यानी जो उनके सम्मेलन मतलब आने वाले देश और +20 मतलब सबसे पहला कब हुआ था? तो धारणीय विकास सम्मेलन 1992 यानी रियो समिट की बात है 1992, उसका 20वां साल कब होगा? तो यह 20वां साल कब पड़ेगा? 1992 2012 की बात है। धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ और कहाँ? तो यह भी रियो20 भी रियो में ही यानी रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992 +5 कर दीजिए। यह कहाँ हुआ था? 1997 में। इसका नाम क्या है? यही है क्योटो प्रोटोकॉल, यही क्योटो में हुआ था। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ हुआ? विशेष यानी कि विशेष बैठक, तो यह न्यूयॉर्क में हुआ था। पृथ्वी की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसको कहा गया है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवाओं तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, उसका नाम क्या है? क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? यह 1972 में हुआ था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है किसका? तो सेलुलोज का। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण। क्या नाम है उसमें? पैक्टिन। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा नीति 1986 का 1986 मतलब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति, ये सब क्या है? तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो यह भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी GEF ही इसके लिए काम करता है। आगे देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की स्थापना की गई। रियो और समिट 1992 के दौरान UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। कौन? तो GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। विश्व जलवायु परिवर्तन द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई थी। COP7 की बैठक जो माराकेश, क्या नाम था? माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। वर्तमान में GEF के कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं नाओको इसी। पलाचीमारा, याद देखिए पलाचीमारा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वह कहाँ अवस्थित है? केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी EPA को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसका नाम है छाता विधान। वर्ष 1992 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या पारित किया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर अब क्या आएंगे, जहाँ कहीं भी आते हैं शब्द रखे जाएंगे। मतलब अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, उसमें क्या था, अनुवांशिक इंजीनियरिंग यही अनुमोदन को हटाकर आकलन समिति कर दिया गया है। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 के स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया था। वह स्कोर है विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापन करना। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है क्या है, मिश्र संयन, कार्बनिक खाद, नाइट्रोजन यौगीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य कृषि। मतलब शस्य मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक कृषि कीजिए, यानी कि यहाँ तो लेबर इंटेंसिव क्रॉप होगा, खेती होगा, सिंपल बात है, अधिक मजदूरी करेंगे, अधिक लगाएंगे तो उत्पादन भी अधिक होगा और इन सब की आवश्यकता भी कम होगी। और इस्तेमाल किसको करेंगे, खाद में भी तो कार्बनिक खाद, नाइट्रोजनिक यौगिकों का इस्तेमाल होगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक इनको क्या कहा गया, इनका नाम है मसानोबु फुबुका। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर के जनक हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को आरंभ किया गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया की बात है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो उसका नाम है बैरोमीटर। पृथ्वी के चारों तरफ के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक है बार। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो उसको कहेंगे बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत उसको कहते हैं क्षोभमंडल। यह देखिए, यह पृथ्वी है, इस तरह से आता है, उसका नाम है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। जो विषुवत रेखा पर इसका हाइट अधिक है और ध्रुवों पर यह इस तरह से होगा, ध्रुवों पर यह ध्रुवों के पास चलाता है, नहीं पतला है। दूसरा है समताप मंडल, यह विषुवत रेखा के नज़दीक पतला है और ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक है। इसी पर 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। तो क्षोभ यानी ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर समताप यानी स्ट्रेटोस्फियर, फिर तीसरा होगा मध्यमंडल, चौथा होगा आयनोस्फियर और पांचवा है बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है वह क्षोभमंडल। मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है, क्षोभमंडल में। रेडियो तथा संचार का प्रशासन वायुमंडल के किस परत से संभव है, तो आयनमंडल। वायुमंडल या वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को किस माप यंत्र की सहायता से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी क्या मापेंगे, ह्यूमिडिटी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। यह भारत का मैप है, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी इधर से आने वाले मानसून। ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है, तो डॉप्सन। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो वह केरल में है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखना क्या है, तो यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प के कारण पृथ्वी का ताप फिक्स है, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो तापमान बढ़ जाएगा। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत अवशोषित करती है, तो यह ओजोन परत का काम है। और भूमंडल के कितने % भाग पर जल है, 71%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से हैं, तो उनका नाम है ऑर्गन गैस, ऑर्गन या नोबेल गैस। वायुमंडल तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, पोलर रीजन में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में। महासागरों की औसत गहराई कितनी है, 4000 मीटर है। वायुमंडल की जल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, 0 से 4%। जीवाश्म पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है, तो जीवाश्म पर, जीवाश्म नहीं इसको कहेंगे, जीवमंडल पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही है। सौर विकिरण का कितना % भाग पृथ्वी पर पहुंचता है, तो 51%।
समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। पछुआ हवा को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गरजता चालीसा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा। ये सब क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव में बहने वाली पछुआ पवन के नाम है। समुद्री जल की औसत लवणता कितने प्रतिशत होती है? तो 35 से प्रति, मतलब कितना? तो 1000 ग्राम समुद्र के जल पर। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून के कारण। फेरल के नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा। इसमें क्या होगा? यह यहाँ देखिए, यह पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है। अगर कोई हवा आ रही है इस तरह से, मान लेते हैं हवा चल रहा है, क्लियर है, तो क्या होगा? फेरल के नियम के हिसाब से दक्षिण ध्रुव से आने वाली हवाएं उत्तर ध्रुव में आएगी तो इस तरह से, यानी यह क्या होगा? तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई हवाएं कहाँ जा रही है? तो उत्तरी ध्रुव में चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में, और यह विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी तो यह भी अपने क्या घूमेगी? तो यह अपने बाईं ओर घूम जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सैल, कोयला और चूना पत्थर है तो ये अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक को कहते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट है इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान। जल राशि का कितना % भाग जल स्वच्छ है यानी पीने योग्य है? तो 2.5% भाग। सर्वाधिक लवणता किस झील की है? तो वान झील तुर्की की है। इसकी लवणता कितनी है? तो 330 से। स्लेट और संगमरमर है तो यह मेटामॉर्फिक रोग यानी रूपांतरित चट्टानों का नाम है। कौन कौन? तो स्लेट और संगमरमर। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवातीय वर्षा। उल्का से संबंधित घटनाएं होती है मध्य मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है कितना? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घटता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वायु मिश्रण है किसका? तो गैसों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑर्गन। वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? उसको बिली जट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको इकोलॉजी कहते हैं। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति, उसका नाम था अल मसूदी, यह अरब विद्वान था। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नीरी, यह नागपुर में स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण यानी सर्वे और अन्वेषण, देश के पौधे संस्थानों की अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पौध प्रजातियों की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वे करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 फरवरी 1890 को। और यह कहाँ अवस्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी JSI देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न है जिससे देश की समृद्ध जंतु विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। वर्ष 1916 में स्थापित JSI यानी भारतीय, क्या कहेंगे उसको हम लोग, सर्वेक्षण विभाग या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देश के लिए उस तरह का सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न है जिससे देश की समृद्ध जंतु विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। 1916 में स्थापित JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भागों में इसकी 16 क्षेत्रीय कार्यालय है। भारतीय प्राणी विज्ञान ने हाल ही के वर्षों में अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन को 5 प्रमुख कार्यालयों में समन्वित कर अपनी कार्य योजना को पुनर्गठित किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ऐसा संगठन है जो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करता है। इसके अलावा प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तारण का कार्य भी यह संगठन करता है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में, किसका? भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है नाम इसका। ये और 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन यानी ITTO का उत्पादक सदस्य है कौन? भारत, जिसकी स्थापना 1913 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौते के तहत की गई थी। उस समय ITO के 59 सदस्य थे, जिसमें 33 उत्पादक और 26 उपभोक्ता सदस्य थे। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में अनुवंशिक विविधता बनाए रखने के वाले बहुउद्देशीय क्षेत्र हैं। अब तक तो यहाँ देखिए, अब तक 14 मंडल को नहीं है, अब यह क्या है वर्तमान में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें प्रमुख नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, दिहांग, दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचानक मार जो और अमरकंटक और भी 2-3 हैं। 14 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को नहीं, अब यह 10 संख्या 10 हो चुकी है, जिसमें नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और उत्तराखंड का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पर जैसे नंदा देवी, और शेष जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को विश्व नेटवर्क में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैवमंडलीय आरक्षित प्रमुख क्षेत्र का संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी रहेगा। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड क्या है? आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड क्या होता है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्द्रभूमि वह भू क्षेत्र है जो शुष्क और जलीय इलाकों से लेकर कटिबंधीय मानसूनी इलाकों में फैली है, और यह वह क्षेत्र है जहां उथले पानी की सतह से भूमि ढकी रहती है, यानी पानी छिछला होता है, 6 मीटर से कम गहरा होगा। पर्यावरण मंत्रालय 1987 से कच्छ वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम चला रहा है। कब से? तो 1987 से। भारत में कच्छ वनस्पतियां विश्व की लगभग 5% है, और ये तटीय राज्यों व यूटी में लगभग 5000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें आधे से अधिक तो केवल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। भारत में विश्व की कुल सर्वश्रेष्ठ कच्छ वनस्पतियां हैं। मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित किया है। कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों को राष्ट्रीय समिति ने 4 क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों के गहन संरक्षण और प्रबंधन की सिफारिश की है। भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र लगभग कितना है वर्तमान में भी? तो 2375 वर्ग किलोमीटर है, जो कठोर और नरम प्रवाल भित्ति के संबंध में बढ़ावा देने के लिए क्या है? तो पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया गया है। कौन? तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जैविक विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD का पहला समझौता है, जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। CBD के 184 देश सदस्य हैं। यह आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के विनिमय के लिए खतरनाक सूक्ष्म जीव या आनुवांशिक पर्यावरणीय जीव या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात एवं भंडारण पर नजर रखने के लिए शीर्ष संस्था आनुवांशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति यानी GEAC को अधिसूचित किया जा चुका था। GEAC ने 42 BT कॉटन संकर बीज कपास उत्पादक 9 राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में खरीफ 2006 में व्यवसायिक उपयोग के लिए मंजूरी दी थी। यानी क्वेश्चन आ जाएगा भारत में अभी जैविक मॉडिफाइड जो सीड्स है उसमें कौन सा जिसको ऊपर अनुमति मिल चुका है? तो एक मात्र याद कीजिए, क्या नाम है उसका? BT कॉटन। यहाँ देखिए रिकनविनेंट फार्मा पर डॉक्टर RA मासेलकर की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय कार्यदल का गठन किया गया ताकि आर फार्मा उत्पादों की विनियमन व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सके। पर्यावरण को सुधारने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो वर्तमान में लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो बहुत कम है। भी भारत में वन क्षेत्र कितना? 24.65% है।
2001 के वन क्षेत्र की तुलना में 2003 में, तो अभी भी देखिए 2017 की तुलना में 2019 में जो रिपोर्ट आया है इस बार वाला, उसमें क्या है, तो ये लगभग आधा % से ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत कुछ देशों में है जहां 1894 से ही वन नीति शामिल है, यानी भारत चुनिंदा देशों में है जहां पर वन नीति 1894 से पहले से लागू है। इसे 1952 और 1988 में संशोधित किया गया था। वन और वन्य जीवन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 7 फरवरी 2003 को। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की जनवरी 2003 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उसके मद्देनज़र पर्यावरण वन मंत्रालय ने फरवरी 2003 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय वन जीवन कार्य योजना वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। पहली वन्य जीवन कार्य योजना 1983 में संशोधित करके 1983 को संशोधित करके अब एक नई वन्य जीवन कार्यक्रम या कार्य योजना 2002 से 2016 को स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 2006 को हुई थी। यहाँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें शेरों के लिए वैकल्पिक स्थान, मोरों की स्थिति का मूल्यांकन के लिए सर्वे, लाल जंगली मुर्गों के संरक्षण के लिए कार्य योजना और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर की आर्द्र भूमि की पहचान शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2006 में संशोधन कर उसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। अधिसूचना के बाद नवंबर 2006 में प्राधिकरण की पहली बैठक हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का आरंभ 1973 में हुआ था, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना था। इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण प्राधिकार कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर तो हो गया। फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो हाथी परियोजना 1922। राज्य सरकारों द्वारा 28 हाथी अभ्यारण्य, अब तो 32 है, और उड़ीसा में बैतरनी और दक्षिण उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1992 में संशोधन कर देश में चिड़ियाघर के प्रबंधन पर निगरानी के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया गया। प्राणी कल्याण विभाग 2002 में वन और पर्यावरण मंत्रालय का अंग बना। तो प्राणी कल्याण विभाग कब बना? तो 2002 में पर्यावरण एवं वन कल्याण विभाग का मंत्री बना। फरीदाबाद बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय प्राणी कल्याण संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान पशुओं के कल्याण और पशु रोग विज्ञान के लिए प्रशिक्षण और जानकारी देता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को वैधानिक बनाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को विकास की 32 श्रेणियों में आवश्यक बना दिया गया है। आगे देखते हैं। मंत्रालय ने सब उनका केंद्र है उनको पर्यावरण का शिलोंग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बंगलोर, लखनऊ और भोपाल में स्थापित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को यह अस्तित्व में आया था, जिसमें 1993 में एक गजट अधिसूचना के द्वारा उसमें क्या हो गया, जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974 या वायु गजट के द्वारा अधिसूचना के जरिए जल प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974 या वायु प्रदूषण व नियंत्रण रोग अधिनियम 1981 या दोनों के तहत मंजूरी और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन व निर्वहन नियम 1983 के तहत प्रदूषण उत्पन्न करने वाले लाइसेंस की इच्छुक इकाइयों के लिए पर्यावरण संबंधी वक्तव्य पेश करना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि उनका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको आवश्यक किया गया था। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी NAMP के अंतर्गत 4 वायु प्रदूषकों के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अस्थगित वित्त पदार्थ यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जैसे PM10 और PM2.5 और अंतःश्वसीय अस्थगित विविक्त पदार्थ डिस्पाइरेबल सस्पेंडिक पार्टिकुलर मैटर के रूप में सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए पहचान की गई है। इसके अलावा अंतः श्वसीय सीमा व अन्य विषैले पदार्थों और बहुचक्रीय गंभीर हाइड्रोकार्बन पर निगरानी रखी जा रही है। ऑटो ईंधन नीति के अनुसार अब क्या हो गया, तो अप्रैल के बाद से डायरेक्ट BS5 को सरपास करके BS6 देश में लागू कर दिया गया है, जो यूरोजोन 6 के बराबर होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, तो यह ऑटोनोमस बॉडी है। किसके अंतर्गत, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत। जल यानी
जल अधिनियम या प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत दिसंबर 1974 में बोर्ड की स्थापना की गई थी और जिसके अंतर्गत कुछ उद्योगों का पहचान किया गया था। जैसे कौन कौन उद्योग थे? सीमेंट, ताप बिजली संयंत्र, शराब बनाने वाले कारखाने, चीनी उर्वरक, लौह समन्वित लौह व इस्पात उद्योग, तेल शोधनशालाएं, लुगदी और कागज उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चर्म शोधनशालाएं, बुनियादी औषध और भेषज निर्माण उद्योग, रंजक और उसके मध्यवर्तियों का निर्माण उद्योग, कास्टिक सोडा तथा जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम प्रवकलन उद्योग, ये सब क्या हैं? तो बहुत बड़े जल प्रदूषक हैं। मंत्रालय ने 3 अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों के लिए भी प्रमुख भूमिका निभाई है। ये 3 अधिवेशन कौन कौन है? बेसल नॉर्म्स, रोटरडम और स्टॉकहोम। बेसल नॉर्म मतलब क्या होगा इसमें? देखिए, बेसल के अधिवेशन में खतरनाक पदार्थों का एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में लाना, ले जाना और इसके निष्पादन पर चर्चा की गई। जबकि रोटरडम अधिवेशन में चुनिंदा खतरनाक रसायनों व कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पहले से सूचित सहमति प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। और स्टॉकहोम अधिवेशन क्या है? यह एजेंडा में बनने वाले कार्बनिक प्रदूषकों के संबंध में है, यानी पीओपी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य प्रमुख प्रदूषण रोकथाम योजनाओं को लागू कर देश में स्वच्छ पानी के मुख्य स्रोतों के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 20 राज्यों में 160 सॉरी तो नहीं आएगा। राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी। पारिस्थितिकी विकास बल की स्थापना 1980 में की गई। यह एक ऐसी योजना के रूप में हुई जिसे रक्षा मंत्रालय के जरिए ऐसे भू क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के लिए लागू किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना 1998 में जो JFM कार्यक्रम की निगरानी और नीति निर्धारण के लिए हुई थी। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, जिसकी स्थापना मंत्रालय द्वारा 1988 में मंत्रालय के स्वायत्त शासित शोध एवं विकास संस्थान के रूप में हुई थी। वानिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्र जो अपने संबंध पारिस्थितिकी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, पहला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, दूसरा है बंजर वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलौर, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, वन अनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ थे? कोयम्बटूर, हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र शिमला, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान इलाहाबाद, वन तथा मानव संसाधन विकास संस्थान वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान यह छिंदवाड़ा। इसके अलावा भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यानी इसे क्या है? तो ये सब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले स्वायत्त बॉडी हैं। वन जीवन अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय वन जीवन संस्थान देहरादून और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर वन्य जीव संबंधी अनुसंधान कर रहे हैं। कौन को याद कीजिए? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र तथा यह सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है विज्ञान केंद्र? तो यह आपको गोवा में मिलेगा। तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र तो यह कोयम्बटूर वन्य जीव संबंधी अनुसंधान कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में 1978 में की गई थी। मैसूर, भोपाल व भुवनेश्वर में 3 क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय खोले गए हैं। कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश, भोपाल और भुवनेश्वर में। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण वन विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें वानिकी क्षेत्र में दूरसंवेदी तकनीक के उपयोग के लिए विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब तैयार की गई थी? 2006 में। इको मार्क योजना मंत्रालय द्वारा 1991 में यह आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि यह पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को लेबल करना, जो भारतीय मानक केंद्र की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ पर्यावरण परिणामों का भी अनुकरण करते हैं।
ग्लोबल मंत्री स्तरीय पर्यावरण फोरम की बैठक फरवरी 2007 में कहाँ तो केन्या नैरोबी में हुई थी। और मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव और इसके भारत में ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों के चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने वाले कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने व देखरेख करने के लिए ओजोन प्रकोष्ठ की एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया है। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए 70 के दशक में आरंभ में विश्वव्यापी प्रयास किए गए, जिसके चलते ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर 1985 में वियना समझौता और 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के साथ 1992 में शामिल हो गया था। तो आशा करते हैं कि यह महत्वपूर्ण जो फैक्ट है पर्यावरण से संबंधित ये आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। इसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।